हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स आपको डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक के संबंधित कवर करता है। और आज का चर्चित विषय है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिनियम जारी किया है और इसके लिए आप कह सकते हैं एक सूचना भी जारी की है कि 2024 से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आप लगातार मेहनत करते हो और आपने अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए कुछ ठानी है तो उसे पूरा करने के लिए आपका दिन भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए लगातार आप संघर्ष करते रहें। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो उनका नाम है आशा लकड़ा। आशा लकड़ा जो हैं इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संविधान में जो अनुच्छेद है वो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 338 है। उस 338 में ही संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338 कै, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो अनुच्छेद है उसको बोलते हैं 338 ए। और इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट किया गया 89वां अमेंडमेंट 2003 के द्वारा और इसे 19 फरवरी 2004 को लागू कर दिया गया। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति भारत में कहाँ रहती हैं, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति भारत में मध्य प्रदेश में रहती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अनुसूचित जनजाति के लिए जो पहला राष्ट्रीय आयोग बना वो कब बना, आप कह सकते हैं 2004 में बना था। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे श्री कुंवर सिंह और इन्होंने 15 मार्च 2004 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। और इसके उपाध्यक्ष बने श्री तापिर गाव। श्री तापिर गाव जो आप कह सकते हैं इसके उपाध्यक्ष बने, जिन्होंने 3 मार्च 2004 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जो CAA है यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, यानी आप कह सकते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, इसको सबसे पहले अगर बात की जाए तो 9 दिसंबर 2019 को इसके लिए लोकसभा में आप कह सकते हैं विधेयक को पारित किया गया। यानी 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। 11 दिसंबर 2019 को इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर हो गए। और फिर अभी हाल ही में बात करें 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कानून है उसके नियमों को लेकर के अधिसूचना जारी की है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जो CAA है ये क्या है, यानी आप कह सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी आप बोल सकते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम या कानून है क्या, तो आप कह सकते हैं ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने से संबंधित एक प्रावधान है। यानी जो भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से नागरिक आए हैं, मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सभी जो शरणार्थी हैं, जैसे हिंदू हो सकते हैं, वो पारसी हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, उन सभी शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने के लिए आप कह सकते हैं ये नियम लाया गया था। अब बात करते हैं किसको नागरिकता मिलेगी, तो ये मिलेगी 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर के भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। यानी इन देशों के अंदर जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश में, इनमें हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैन को, पारसी और ईसाई समुदाय को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता था। और ये आप कह सकते हैं वहाँ से आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र होकर के अपने इंडिया में आए, तो इनको भारत में एक स्थायी नागरिकता देने के लिए ही CAA को लागू किया गया है। और इन तीनों देशों के लोग ही इसमें क्या कर सकते हैं, नागरिकता के लिए आवेदन
कर सकते हैं, लेकिन वो 31 दिसंबर 2014 से पहले होने चाहिए। अब बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता पर जो CAA है क्या उसका कोई असर पड़ेगा। तो इस पर भारतीय नागरिकों पर आप कह सकते हैं CAA का कोई असर नहीं होगा। यानी संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को नागरिकता का अधिकार है और CAA यानी कोई भी आप कह सकते हैं जो नया कानून आया है वो भारतीयों की नागरिकता को छीन नहीं सकता। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कौन आवेदन कर सकते हैं, यानी इसके लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा और उन आवेदकों को यह बताना होगा कि हम भारत में कब आए, और अगर उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई यात्रा दस्तावेज नहीं है, तो भी वो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसके तहत भारत में रहने की जो अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है, यानी वो भारत में 5 साल से रहते हों, और बाकी विदेशियों के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक रखी गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए लाया गया था, यानी भारतीय नागरिकता कानून सबसे पहले बना था 1955 ईस्वी में, और 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में आप कह सकते हैं संसद में पेश किया गया। यानी 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को रखा गया, राज्यसभा में आप कह सकते हैं 11 दिसंबर को इसमें पारित किया गया, और 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और CAA को लागू कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है, जिसमें 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005, 2015, 2019 में संशोधन हो चुका है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था, यानी जब भारत में नागरिकता मिलती थी तो उस दौरान भारत में रहने के लिए 11 साल होना जरूरी था। लेकिन नए नियम के अनुसार अगर बात की जाए तो अब आप कह सकते हैं संशोधन किया गया है और यह अवधि घटा करके 11 साल से घटा करके 6 साल कर दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक पूर्वोत्तर राज्य खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए असम और पश्चिम बंगाल में इसका काफ़ी विरोध हुआ। यानी असम और पश्चिम बंगाल में इस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि ये दोनों के दोनों राज्य आप कह सकते हैं बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं, और इनका कहना था कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं वो घुसपैठिए आकर के हमारे नागरिकों को यहाँ पर हानि पहुँचाते हैं, इसलिए इस नागरिकता संशोधन को लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। यानी असम के लोगों का यह कहना था कि बांग्लादेश से जो काफ़ी मात्रा में हिंदू लोग आए हैं, वो हिंदू अगर इंडिया में आते हैं तो हमारे जो मूल निवासी हैं, असम के जो मूल निवासी हैं, उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अमेंडमेंट आप कह सकते किया गया है, नागरिकता आप कह सकते हैं संशोधन कानून जो बना है उसमें भारतीय नागरिकता के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी लाई थी, यानी केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी लेकर आई थी, जिसका मकसद था यहाँ रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना। यानी केंद्र सरकार ने असम में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो भी NRC हैं, यानी नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो है उनके लिए लाया जाना चाहिए, ताकि ये पता लगे कि जो असम के अंदर घुसपैठिए रह रहे हैं क्या वो मूल रूप से भारत के नागरिक हैं या फिर वो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं। इसके लिए उन्होंने NRC भी वो लेकर आए थे, जिससे ये पता लगता था कि कौन भारत का नागरिक है और कौन बांग्लादेश का नागरिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता, यानी 2024 में आप कह सकते हैं किसे मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो उनका नाम है क्रिस्टिना पिस्कोवा। इन्होंने आप कह सकते हैं ये मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है, जो 2023 में मानी गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का 71वां संस्करण जीत लिया है। यानी क्रिस्टिना पिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का 71वां संस्करण जीता है, और ये कहाँ की रहने वाली है, ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मॉर्स ने जीता है। मिसेज इंडिया 1 in a मिलियन 2023 की विजेता हैं
रूपिका ग्रोचर बनी है। सालिगा भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। और मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब उसने जीता, रिजुल मैनी ने जीता। केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। सालिगा भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता रूपिका ग्रोचर बनी। और मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारत ने अब तक कितनी बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो 6 बार अब तक भारत ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। आखिरी बार अगर बात की जाए तो 1996 ईस्वी में, यानी इस कार्यक्रम की मेजबानी भारत ने की थी। और रीता फारिया 1966 में आप कह सकते हैं मिस वर्ल्ड बनी। ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997, युक्तामुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 और आप कह सकते हैं मानुषी छिल्लर जो आप कह सकते हैं 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली महिला थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो जिनका नाम है जेम्स एडरसन। ये आप कह सकते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 700 विकेट टेस्ट मैच में आप कह सकते लिए हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में विकेट लेने वाले कौन है, तो उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, 800 विकेट लिए हैं। शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, 708 विकेट लिए हैं उन्होंने। जेम्स एडरसन इंग्लैंड के हैं, 700 विकेट लिए उन्होंने। अनिल कुंबले इंडिया के हैं, 619 विकेट आप कह सकते हैं लिए उन्होंने। स्टुअर्ट ब्रॉड आप कह सकते हैं 604 विकेट इन्होंने लिए हैं। इसके साथ साथ बात की जाए आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे बनाया गया, एमएस धोनी को बनाया गया। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने, रविचंद्र अश्विन बने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के लिए एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। और दिसंबर माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच अगर बात की जाए पुरुष वर्ग में पैट केमिस को मिला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को मिला। और दीप्ति शर्मा जो आप कह सकते हैं भारतीय महिला खिलाड़ी को, या आप कह सकते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो उनका नाम है आसिफ अली जरदारी। ये पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। इसी तरह से अगर बात की जाए 1955 में जन्मे जरदारी का पालन पोषण और शिक्षा कराची में हुई। उनकी शादी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बनरजी भुट्टो से हुई थी। और बनरजी भुट्टो की हत्या कर दी गई थी 2007 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनरजी भुट्टो की आप कह सकते हैं हत्या कब कर दी गई, 2007 में। और ये आप कह सकते हैं इन्होंने किसके साथ शादी की थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी बेटी बनरजी भुट्टो से उन्होंने आप कह सकते हैं शादी की थी जरदारी ने। इसके साथ अगर बात की जाए तो ये 2008 से 13 तक पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यानी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया। और अगस्त 2018 से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य भी रहे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईशा ने 68 वर्षीय श्री जरदारी को राष्ट्रपति भवन ऐवान ए सदर में शपथ दिलाई। वह डॉक्टर आरिफ अलवी का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका नाम था आरिफ अलवी। वो आप कैसे राष्ट्रपति थे, उनका ये स्थान लेंगे, जो सितंबर 2023 में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बावजूद 5 महीने तक पद पर बने रहे। और हाल ही में किसे बनाया गया, कह सकते हैं आप कह सकते हैं राष्ट्रपति, तो श्री जरदारी को राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सत्तारूढ़ गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष श्री जरदारी को पीटीआई के समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद को हराने के बाद 9 मार्च को दूसरी बार देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अलेक्जेंडर स्टोव ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ओलजास बेक्टनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। नायब बुकाने आज सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अहमद अबद चीन मध्धारक यमन के प्रधानमंत्री बने। और बर्नार्डो एरबलो ग्वाटामेला के नए राष्ट्रपति बने। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए
हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ? तो ये आप कह सकते हैं बांग्लादेश में शुरू हुआ। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बंगोसागर 2023 का आयोजन किया गया। और अगर बात की जाए बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये आप कह सकते हैं दिल्ली में किया है। यानी दिल्ली में कृषि मंत्रालय ने कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किसने ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया? तो ये किया हरदीप सिंह पुरी ने। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो ONGC है ये जिसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई है 23 जून 1993 को। और ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है और इसे फॉर्चून ग्लोबल 500 द्वारा 158वें स्थान पर रखा गया है। यानी आप कह सकते हैं ONGC की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई 23 जून 1993 से। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? यानी ONGC के अध्यक्ष का नाम है अरुण कुमार सिंह। और आप कह सकते हैं इनके पास 37 वर्षों से अधिक का एक आप कह सकते हैं कि अनुभव है। और इसी कारण से इनको आप कह सकते हैं ONGC का अध्यक्ष बनाया गया। किनको बनाया गया? अरुण कुमार सिंह को। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है भारत को। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्रा अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का नंबर कितना है? 80वें स्थान पर रहा। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में बिबचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा बना? तो अरुणाचल प्रदेश बना। और उत्तरी पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ही है। और अगर बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की जो सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से ही जाना जाता है। तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियंस 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई? तो आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश के जो अदरक है उसको अदरक जो हस्तलिखित निर्मित आप कह सकते हैं कालीन जो आप कह सकते हैं और वांचो शिल्प को GI टैग मिला है। यानी अरुणाचल प्रदेश के अदरक जिनको हस्त निर्मित कालीन और वांचो शिल्प को क्या मिला है? GI टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ बात की जाए, हाल ही में किसे NPHC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है राजेंद्र कुमार गोयल। अगर बात की जाए, NPHC लिमिटेड जिसको आप बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको स्थापित किया गया था 1975 में। और ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फरीदाबाद में। बहुत बार पूछा गया NHPC का मुख्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अजय माणिक राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी हैं। और श्री साद अहमद वाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो GEF है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी आप कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा। इसकी स्थापना 1992 में जो रियो अर्थ समिट था उसमें उसके दौरान इसकी स्थापना की गई। और यह एक प्रकार की निधि है जो जैव विविधता के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और भूमि और महासागर स्वास्थ्य के अक्षरण का सामना करने के लिए समर्पित है। यानी इसका काम क्या है? इसका काम क्या है
जैव विविधता को बचाना और जलवायु परिवर्तन में होने वाले जो आप कह सकते हैं परिवर्तन है उनको उनकी देखरेख करना, उनमें होने वाले प्रदूषण को कम करना और भूमि और महासागर का जो आप कह सकते हैं सतह जो है वो गिर रहा है उसके लिए सुधार करना, उसके लिए समर्पित है ये आप कह सकते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक JEF परियोजनाओं को लागू करने वाले 3 प्रारंभिक भागीदार थे। यानी आप कह सकते हैं जो GEF है इसको लागू करवाने के लिए कितनी संस्थाएं आप कह सकते हैं आगे हैं? तो 3 संस्थाएं आगे हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है और विश्व बैंक है। 1992 में रियो अर्थ के शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है? तो उन्होंने दिया है अरुण गोयल ने, आप जैसे कह सकते हैं चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बॉय द क्रिक उत्सव शुरू किया है? तो आप कह सकते हैं दुबई ने शुरू किया है। दुबई ने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रिक उत्सव शुरू किया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हांगकांग देश ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है। यानी आप कह सकते हैं हाल ही में किस देश ने सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है? तो उस देश का नाम है हांगकांग। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में 2024 में प्रित्जर पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया रिकेन यामामोटो को आप कह सकते हैं 2024 में प्रित्जर पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में SAP ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना है? तो उनका नाम है मनीष प्रसाद। मनीष प्रसाद को SAP ने आप कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना है। अगर बात की जाए यहाँ पर 6 मार्च 2024 को यानी SAP ने यह आप कह सकते हैं घोषणा की कि मनीष प्रसाद जो आप कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में काम करेंगे और वह कुलमीत बावा का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो कुलमीत बावा जो थे इससे पहले यहाँ के अध्यक्ष थे और अब कौन बने हैं? तो मनीष प्रसाद बने हैं। और इसका क्या काम क्या है SAP का? या आप कह सकते हैं जो दुनिया भर के ग्राहकों के लिए आप कह सकते हैं SAP बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और ये बिजनेस के अंदर क्या करती है? विकास को बढ़ाती है और उसे अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए SAP के आप कह सकते हैं अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनीष प्रसाद बने हैं और ये किसका स्थान लेंगे? कुलमीत बावा का स्थान आप कैसे लेंगे। दोस्तों, माँ बाप का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और टारगेट जॉब स्कैन को आप कह सकते हैं सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको वहाँ PDF फाइल भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद।